नमस्कार दोस्तों, कहानी जीवन की में आप सबका स्वागत है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शादी के सिर्फ 6 महीने बाद मैं अपने घर में अजनबी बन जाऊंगी। मेरा नाम सिया है और मैं उस हवेली की बहू हूँ जिसकी दीवारें अब तक मेरे हर आंसू की गवाह हैं। मेरी शादी शहर के सबसे अमीर परिवार में हुई थी। पिता कहते थे, बेटी अब तेरे सारे सपने पूरे होंगे, पर मुझे क्या पता था वही हवेली मेरे सपनों की कवर बन जाएगी। शुरू में सब सामान्य था, नए कपड़े, सज्जे कमरे, रिश्तेदारों की मुस्कानें। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए घर का हर चेहरा नकली लगता गया। मेरे पति करण, जो देखने में सजे धजे और सलीकेदार थे, उनके अंदर कोई गहरी बीमारी थी। वो जरा जरा सी बातों पर पागलों की तरह चिल्लाने लगते। उनकी आंखों में कभी प्यार नहीं दिखा, बस शक, गुस्सा और एक अनकहा डर। मैं पूजा करती तो नंदिनी माँ टीवी पर वॉल्यूम बढ़ा देती। मैं खाना बनाती तो सास सावित्री देवी गलती ढूंढने बैठ जाती। हर दिन मेरे लिए परीक्षा बन गया था, पर मैंने हार नहीं मानी। सोचा वक्त बदल जाएगा। एक शाम सास ने कहा, कल करण के दोस्तों की पार्टी है, थोड़ी इज्जत से पेश आना। तुम जैसे लड़कों को हमने अपने घर में जगह दी, एहसान मानो। उनका हर शब्द तीर की तरह लगा, पर मैंने चुप रहना बेहतर समझा। अगली रात हवेली में रोशनी रोशनी थी, शराब की खुशबू, हर्षी के शोर और आंखों में बेशर्मी का धुआं। मैं साड़ी संभालती हुई रसोई में स्नैक तैयार कर रही थी। तभी देवर रजत बोला, भाभी जल्दी करो, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मैं ट्रे लेकर हॉल में पहुंची। सब हंस रहे थे। संगीत जोर से बज रहा था। तभी एक अनजान लड़के ने मेरी साड़ू का पल्लू पकड़ लिया और बोला, वाह भाभी तो फिल्म स्टार लग रही हैं। सारे लोग हंस पड़े। उस हंसी में मेरे आत्मसम्मान की आवाज दब गई। मैंने बिना सोचे उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया और सबकी आंखें मुझ पर थी। करण की भी थी, पर उनमें गुस्सा नहीं, कुछ और था। उन्होंने यही मौका चाहा। वो लड़का जिसका नाम शायद विवेक था बोला, भाभी ये तो बस मजाक था, अब ये मजाक सबको महंगा पड़ेगा। उसकी मुस्कान में डर छिपा था और मैं समझ नहीं पाई ये सब अचानक क्या होने वाला है। रात के करीब 11 बजे सब चले गए। मैं कपड़े चेंज करके रस्ते में बर्तन धो रही थी। तभी ऊपर से जोर की आवाज आई, किसी ने गिरने की। मैं भागी, सीढ़ियां चढ़ते हुए दिल धक धक कर रहा था। कमरे में पहुंची तो देखा कि वह जमीन पर गिरा पड़ा था। सिर से खून बह रहा था और उसके पास मेरा दुपट्टा पड़ा था। सास और नंद भी पीछे से आई। सास चिल्लाई, हे भगवान, सिया ने इसे मार डाला। मेरे हाथ कांप गए। मैंने कुछ नहीं किया माँ जी, मैं तो नीचे थी, पर मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। करण बस खामोश खड़े रहे। फिर धीरे से बोले, पुलिस को बुलाओ। उस पर मुझे समझ आ गया ये सब पहले से तय था। किसी ने जाल बिछाया था और मैं बस मोहरा थी। रात भर मुझसे सवाल किए गए। पुलिस आई, तस्वीर ली और मुझे अजीब नजरों से देखा। सास ने कहा, हमने इस लड़की को घर दिया और इसने बदनामी दे दी। सुबह सूरज निकला, पर मेरी जिंदगी की रात खत्म नहीं हुई। करण ने कहा, सिया वो अदालत तय करेगी तुम निर्दोष हो या नहीं। उनके लहजे में प्यार नहीं, साजिश थी। उसके बाद मुझे हवेली के एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। वहाँ कोई खिड़की नहीं थी, बस एक दर्पण था, टूटा हुआ। जब मैं उस शीशे में अपना चेहरा देखती तो लगता जैसे कोई और मुझे देख रहा है। रात में अजीब आवाजें आती, जैसे कोई धीरे धीरे मेरे कान में कह रहा हो, सिया सच बाहर निकल, इससे पहले कि वो तुझे मिटा दे। और फिर एक रात उस बंद कमरे में कोई आया। कदमों की आड़ और परछाई। वो इंसान नहीं था, शायद कोई था जिसे सब मर चुका मान चुके थे। मैंने डरते पूछा, कौन हो तुम? उस आवाज ने बस इतना कहा, जिसने तूने थप्पड़ मारा था वो मरा नहीं सकता, क्योंकि वो तुझसे बदला लेने वापस आया है। कमरे की बत्ती झपक गई और मैं चिल्लाई, कौन है वहाँ? पर जवाब नहीं मिला। बस वही टूटा दर्पण था जिसमें किसी का चेहरा दिखाई दे रहा था। उस रात के बाद मैं किसी और ही दुनिया में जीने लगी थी। हवेली के उस अंधेरे कमरे में दिन और रात का कोई मतलब नहीं था। सास ने किसी को भी मुझसे मिलने नहीं दिया। बस खाना रख दिया जाता, बिना एक शब्द बोले। कभी कभी सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज आती, धीमी, भारी और अनजानी। वो कदम जैसे मेरी सांसों की धड़कन से ताल मिला देते। कई बार लगता कोई मुझे देख रहा है दीवार के पीछे से। मैंने कई रातें जागते हुए भी बिताई। फिर एक रात मुझे वही आवाज सुनाई दी, सिया। वो आवाज रजत की थी, मेरे देवर की। मैं चौंक गई। रजत, तुम यहाँ क्यों आए? वो बोला, तुम यहाँ नहीं रहना चाहिए भाभी, जो हो रहा है वो सब किसी और ने किया है। मैंने थरथराते कहा, तो सच बताओ किसने किया?
रजत कुछ कह नहीं पा रहा था कि अचानक बाहर से कदमों की गूंज आई। वो डर गया, बोला, मुझे जाना होगा, किसी को मत बताना कि मैं आया था। और वो चला गया। उसने जाते मेरे हाथ में एक छोटी सी चाबी रख दी। वो चाबी शायद किसी दरवाजे की थी या किसी राज की। अगली दोपहर तक सब सो गए और मैं चुपके से उस चाबी को लेकर कमरे के पिछले हिस्से में गई। वहाँ एक पुराना दरवाजा था जिसमें हमेशा ताला लगा रहता था। मैंने चाबी लगाई और दरवाजा चमचमाते खुल गया। अंदर धूल और अंधेरा था। दीवार पर पुरानी तस्वीर लटकी थी और एक में करण अपने दोस्तों के साथ था, जिनमें वो विवेक भी था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि तस्वीर के पीछे लिखा था, एक रात का सौदा 2021। मेरी सांसें रुक गई। कौन सा सौदा? और क्यों वही लोग उस रात की पार्टी में थे? मैंने तस्वीर के पीछे की दीवार पर हाथ फेरा। वहाँ एक ढीली ईंट थी। मैंने ईंट हटाई तो एक लिफाफा मिला। उसमें कुछ कागज थे, शेयर डील्स, बीमा के पेपर और एक फोटो जिसमें मैं और विवेक एक कमरे में थे। पर ये फोटो असली नहीं लग रहा था। वो मोरपैड इमेज थी, यानी किसी ने पहले से प्लान करके मेरा नाम घसीटने की साजिश रची थी। अचानक किसी ने मेरे पीछे से कहा, तुम यहाँ नहीं होना चाहिए सिया। मैंने पलट कर देखा। करण खड़ा था। उसकी आंखों में ठंडा गुस्सा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी सिया। वो फोटो पुलिस को मिल जाती तो मैं जेल जाता। तुम्हें हटाना जरूरी था। मैं कांपते बोली। तो तुमने विवेक को वो हंस पड़ा। मैंने नहीं मारा सिया, वो मरा जरूर था मेरे कारण। उसने बताया कि विवेक उसी सौदे का गवाह था जिसने हवेली की सारी गैर कानूनी संपत्ति करण के नाम करवाई थी। वो सच बताने वाला था, इसलिए उसे खत्म करना पड़ा। और फिर सारा इल्जाम मुझ पर डालना सबसे आसान था। मैं सुनती रही। हर शब्द मेरे अंदर चुभता गया। पर तभी बाहर किसी की चीखने की आवाज, करण भागो। वो रजत की आवाज थी। करण पलटा और देर उठ चुकी थी। पुलिस हवेली में घुस चुकी थी। रजत ने सब सच बता दिया था। उसने रात सब देखा था, जैसे करण और सास ने मिलकर विवेक को धक्का दिया था और फिर मेरे कमरे में उससे खून लगा दुपट्टा रख दिया ताकि इल्जाम मुझ पर लगे। करण भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिसलकर सीढ़ियों से गिर गया, ठीक उसी जगह जहां विवेक गिरा था। इसलिए इतिहास खुद को दोहरा चुका था। सास सदमे में बैठी रही। उनके चेहरे पर जैसे पत्थर हो गया हो। पुलिस ने सबूत लेकर हवेली सील कर दी और मैं बस शांत खड़ी रही। रजत ने मेरे पास कर कहा, भाभी अब आप आजाद हैं। पर मैं मुस्कुराई नहीं, क्योंकि आजादी तब क्या मायने रखती जब भीतर का डर जिंदा हो। अदालत में मेरा नाम साफ हुआ, पर हवेली के सन्नाटे में अब भी वो आवाजें गूंजती रही। रात को जब मैं अपने कमरे में अकेली होती हूँ तो लगता है कोई फुसफुसाता है, सिया तू जीत गई, पर हवेली नहीं। मैं खिड़की से बाहर देखती हूँ। हवेली अब वीरान है। टूटे झूमर झूलते हैं और सीढ़ियों पर धूल जमी है। पर मुझे आज भी लगता है कि कोई अब भी वहां चलता है। शायद करण की परछाई या मेरे अंदर बचा हुआ डर। हर रात जब नींद नहीं आती तो मैं अपने दुपट्टे को देखती हूँ। वही दुपट्टा जो उस रात खून से सना था। आज वो धुल चुका था, पर उसकी सिरवटे में आज भी वो रात छिपी है, क्योंकि हवेली की दीवारें सब जानती हैं। वो कभी नहीं भूलती कि एक औरत की मजबूरी से इंसाफ तक की यात्रा डर सन्नाटा ही गवाही देता है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते एक नई कहानी के साथ।